गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो के माध्यम से हम पेपर 2 यानी हिंदी सिलेबस के अंदर दी गई एक टॉपिक पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिरिकल बैलेड्स 1798 ईस्वी किसकी रचना है? यानी लिरिकल बैलेड्स जो पुस्तक है जिसकी रचना 1798 ईस्वी में की गई, यह रचना किसकी है? तो वर्ड्सवर्थ की रचना है। वर्ड्सवर्थ की रचना है और लिरिकल बैलेड्स रचना करने के दौरान वर्ड्सवर्थ का एक सहयोगी था जिनका नाम है कॉलरिज, टेलर कॉलरिज। और ये टेलर कॉलरिज वर्ड्सवर्थ का दोस्त भी था, सहयोगी भी था और दोस्त भी था। अब आई है बात लिरिकल बैलेड्स पुस्तक की जिसके रचनाकार है वर्ड्सवर्थ। तो थोड़ा वर्ड्सवर्थ का जन्म को देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 ईस्वी को होता है। 7 अप्रैल 1770 ईस्वी को वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है। लेखक का जन्म काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है दोस्त, इसीलिए इस बात को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ मिलकर अपनी कृति लिरिकल बैलेड्स की रचना की थी? तो कॉलरिज के साथ ही मिलकर की थी। कॉलरिज जो इनके मित्र हैं उन्हीं के साथ वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स की रचना को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया है? समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया है तो प्लूटो जो है वही समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन देते हैं। और यह प्लूटो जो है, इनका अगर बचपन का नाम देखिए, जो इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था तो अरिस्टोक्लिस नाम रखा था। अरिस्टोक्लिस। और जब यह मलाल गुरु के संपर्क में आए तो मलल गुरु ने इनका नाम प्लातोन रख दिया। और प्लातोन का अर्थ था चौड़ा चकड़ा प्लातोन का अर्थ था। बाद में यही जब अरबी फारसी परंपरा में आया तो वहाँ पे इसी प्लातोन को अफलातून के नाम से जाने लगा। तो ये प्लूटो का बचपन का नाम है अरिस्टोक्लिस। किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदता वाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं? अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं तो वर्ड्सवर्थ का ही जो काव्यालोचन सिद्धांत है उसे अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का संघर्ष पत्र समझा जाता है। और ये वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी को होता है इंग्लैंड में। 1770 ईस्वी को होता है इंग्लैंड में। कल्पना के दो प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने हैं? कल्पना के दो प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना वर्ड्सवर्थ ने माना है। द वेस्टलैंड कविता किसकी है? द वेस्टलैंड कविता किसकी है? तो इलियट महोदय की कविता है द वेस्टलैंड। इलियट महोदय की कविता है द वेस्टलैंड। और इस इलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 ईस्वी को अमेरिका में होता है। 26 सितंबर 1818 ईस्वी को अमेरिका में होता है। परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है? कला और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है? तो इलियट नहीं दिया है। 1888 को 26 सितंबर 1888 को इनका जन्म अमेरिका में होता है, यानी इलियट का जन्म अमेरिका में होता है। कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उछलन है। कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उछलन है माना है तो वर्ड्सवर्थ ने माना है। 1770 ईस्वी को इनका जन्म होता है इंग्लैंड में। बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार हैं तो कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार है। और यही वो कॉलरिज है जो वर्ड्सवर्थ का मित्र भी है, जिन्होंने लिरिकल बैलेड्स पुस्तक लिखने में वर्ड्सवर्थ की सहायता की है। लोंजाइनस के अनुसार काव्य दोषों नहीं है, यानी लोंजाइनस ने एक काव्य दोष को बताया है, जिसमें से कौन सा दोष नहीं बताया है तो अभिजात पर रचना जो है वो काव्य दोष के अंदर नहीं रखा गया है। अभिजात पर रचना।
नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? नई समीक्षा के जनक तो इलियट माने जाते हैं, नई समीक्षा के जनक। और इसी इलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 को इंग्लैंड में होता है। हम बार बार जन्म इसलिए बता रहे हैं दोस्त कि जन्म इंपॉर्टेंस होता है और वीडियो कंप्लीट होने के साथ आपको ये चीज़ें याद भी हो जाए। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है से किसका कथन है? तो इलियट का कथन है, इलियट का कथन है। काव्य जीवन की आलोचना है, किसने कहा? काव्य जीवन की आलोचना है किसने कहा? तो मैथ्यू अर्नाल्ड महोदय ने कहा है, मैथ्यू अर्नाल्ड महोदय ने कहा है कि काव्य जीवन की आलोचना है। और मैथ्यू अर्नाल्ड महोदय का जन्म 24 दिसंबर 1822 को होता है, 24 दिसंबर 1822 को होता है। इलियट की हम बात करें तो 26 सितंबर 1888 को होता है। और एक लेखक का जन्म और हम बताए हैं वर्ड्सवर्थ का 1770 ईस्वी को होता है, 1770 ईस्वी को होता है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद माना है, वर्ड्सवर्थ जो है वो काव्य का प्रतिपाद किसको माना है? तो जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को, जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को क्या माना है? तो काव्य का प्रतिपाद माना है। प्लूटो शब्द का अर्थ होता है तो चौड़ा चपटा जो है यही प्लूटो शब्द का अर्थ होता है। गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यह वाक्य कहाँ पे अंकित था? तो प्लूटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पे अंकित था। प्लूटो की जो अकादमी थी उसके प्रवेश द्वार पर यह बात लिखी हुई थी कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ प्रवेश के अधिकारी नहीं है। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं उन्होंने पैदा हुआ, मतलब उस टाइम में पैदा हुआ, जंगली नहीं, स्वतंत्र नहीं, दास नहीं, आदमी नहीं, औरत नहीं, जंगली नहीं, स्वतंत्र नहीं, दास नहीं, आदमी हूं, औरत नहीं। इन सब से महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ, मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ, यह कहना था प्लूटो का। और यही प्लूटो का गुरु जो है वो सुकरात महोदय हैं, प्लूटो के गुरु हैं सुकरात जी। प्लूटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार है, यानी प्लूटो की एक पुस्तक है रिपब्लिक जिसका आधार है सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों की इलाज करना चाहिए, जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों की इलाज करना चाहिए। यह किसने कहा? तो सुकरात ने कहा। और यही सुकरात प्लूटो के गुरु हैं। प्लूटो की न्याय संबंधी धारणा में सत्य कथन है, यानी प्लूटो को जो न्याय संबंधी धारणा है इसमें से जो कथन दी गई है उसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 2 जो कथन है वो सत्य है। पहला कथन है प्लूटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिक और सर्वव्यापी है। जो न्याय संबंधी धारणा प्लूटो ने दिया है वो नैतिक है और सर्वव्यापी है। और दूसरा जो है प्लूटो का न्याय संबंधी सिद्धांत जो है वो नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है, नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है। तो ऑप्शन नंबर बी और 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना के संदर्भ में सत्य कथन है। प्लूटो का जो न्याय सिद्धांत है उसके आलोचना के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सत्य कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 3 सत्य कथन है। अब ये देख लेते हैं कि 1 और 3 में कौन सी बातें बताई गई है। तो जो 1 में जो बातें बताई गई है वह है प्लूटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन कर देता है, व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन कर देता है। और दूसरा जो है प्लूटो का न्याय सिद्धांत आत्मसंयम, आत्मनिषेध आदि नैतिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, यानी आत्मसंयम और आत्मनिषेध को आधार मानकर इन्होंने अपना न्याय सिद्धांत को नहीं दिया है। तो ये ऑप्शन गलत है दोस्त, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ये और सी सही है। तो सी में है प्लूटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक संघर्षों का कोई समाधान नहीं है, यानी व्यक्तियों के बीच में जो संघर्ष होता है, जो समाधान होता है, वह समाधान को नहीं बताया गया है। तो ऑप्शन ये और सी यहाँ पे सत्य है। जो प्लूटो का न्याय सिद्धांत का जो आलोचना है उसमें ये कथन शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक शिक्षा ही
सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है, यह कथन किसका है? सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है, प्लूटो का कहना है। प्लूटो का कहना है। प्लूटो ने उच्च शिक्षा को आयु आधार पर कितने स्तरों में विभाजित किया है? तो उच्च शिक्षा को आयु के आधार पे दो स्तरों में विभाजित किया है, 2 स्तरों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो का न्याय मात्र व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है। व्यक्ति को सद्गुणी बनाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कथन ये है, कथन है और कारक है। अब देखना है जो कथन है उसका कारण जो बताया गया वो सत्य है या नहीं। प्लूटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर लागू होता है। प्लूटो का जो साम्यवाद है वह केवल संरक्षकों पर लागू होता है। कारण बताया गया है, संरक्षकों को क्षुधा तत्व से दूर रहना है। संरक्षकों को क्षुधा तत्व से दूर रहना है। तो ये और आर सही है, यानी कथन भी सही है और उसका जो कारण दिया गया है यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त। लोज प्लूटो की राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम कृति है में कितने शतवक हैं? कितने शतवक हैं? तो जो लोज जो रचना है प्लूटो की उसमें टोटल 12 शतवक हैं। टोटल 12 शतवक हैं। प्लूटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? तो कैटलिन ने प्लूटो को दर्शन का पोप कहा है। कैटलिन ने प्लूटो को दर्शन का पोप कहा है। प्लूटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीतिक विषयक रचना नहीं अपितु शिक्षा पर जितना लिखा गया है सबसे सुंदर कृति है। यह किसका कथन है? तो रूसो का कथन है। रूसो मानते हैं कि प्लूटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है वो राजनीतिक पे नहीं शिक्षा पे लिखा गया है और शिक्षा के संदर्भ में सबसे सुंदर कृति है। तो रूसो का मानना है, रूसो का ही कथन है। प्लूटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है। प्लूटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है, प्लूटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने का एक प्रयास है। प्लूटो की जो शिक्षा प्रणाली है वो बुराई को जड़ से समाप्त करने और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है। यह कथन है तो नेटेल शिप का कथन है। दोस्त यह काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, जरूर वीडियो देखिएगा, या फिर मैं इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके दोस्त 1-2 बार रिवीजन कर लेना। प्लूटो दर्शन है और दर्शन प्लूटो है। प्लूटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लूटो है। यह कथन किसका था? एमर्सन का कथन था। प्लूटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक, यह कथन किसका है? प्लूटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु सत्य को उससे भी अधिक, अरस्तु का कथन है। अरस्तु का यह कथन है। शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है। शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है। यह कथन है तो प्लूटो का ही कथन है। शिक्षा बौद्धिक रोगों के लिए बौद्धिक उपचार है। प्लूटो ने अपनी शिक्षा योजना को कितने स्तरों में विभक्त किया? तो 2 स्तरों में विभक्त किया है। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर माना है। तो सुकरात ने 3 गुना दूर माना है। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है। जो ट्रेजेडी होती है, जो रोमांस भरी कहानियाँ होती है, वह जो लेखक हैं वो हमारे विवेक को नष्ट कर देते हैं और वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। यह कथन है तो प्लूटो का कथन है प्लूटो का। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? तो उत्तर आधुनिकतावाद से विखंडन की अवधारणा का संबंध है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे महोदय। क्रोचे जो हैं वो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं।
काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व लंजाइनस ने दिया है। लंजाइनस ने दिया है, उदात्त तत्व का सर्वाधिक महत्व दिया है। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं कौन है? तो विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं देरिदा। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं देरिदा। काव्य में निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की है? तो टी.एस. इलियट ने निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की रचना की है। दोस्त, हमने इलियट का जन्म बताया था, आप इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि 2 से 3 बार हम इलियट का जन्म आपको बता चुके हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विचार है। विचार ही उदात्त का प्रमुख स्रोत है। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं तो देरिदा। विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं देरिदा। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो I.A. रिचर्ड्स का पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और I.A. रिचर्ड्स जो हैं वो 1893 से 1979 तक काव्य के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं। यानी अगर जन्म की बात करें तो 1893 हो जाएगा। 1893 हो जाएगा। किसकी जन्म? तो I.A. रिचर्ड्स की। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं दोस्त, अभी तक जिसका हम लोगों ने जन्म पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने वर्ड्सवर्थ का जन्म पढ़ा था, जिसका जन्म 1770 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद इलियट का पढ़ा 1880 ईस्वी को। वर्ड्सवर्थ का जन्म इंग्लैंड में, इलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था। और इसके बाद हम लोग एक और लेखक पढ़े थे मैथ्यू अर्नाल्ड का, जिसका जन्म 24 दिसंबर 1822 को होता है। 24 दिसंबर 1822 ईस्वी को होता है। ये था रिवीजन दोस्त, जितने भी लेखक थे उनके जन्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक हैं जैक दरिदा। और एक और पुस्तक थी दोस्त, जैक दरिदा की एक और पुस्तक थी, या पुस्तक नहीं दोस्त, आप कह सकते हैं किसी बात का ये प्रवर्तक थे, तो वह आप कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, तो टी.एस. इलियट का कहना है। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं तो जॉन क्रो रैनसम। द जॉन क्रो रैनसम जो हैं वो द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? राइटिंग एंड डिफरेंस तो जैक दरिदा की पुस्तक है, और यही जैक दरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक भी हैं। जादुई अर्थातवाद के प्रतिष्ठापन कौन है? जादुई अर्थातवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? तो बुइलो जो है वो जादुई अर्थातवाद के प्रतिष्ठापक हैं। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं सोस्यूर हैं। और सोस्यूर को ही भाषा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? तो अरस्तु जो आचार्य हैं उन्होंने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है। पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? तो हॉरेस ने पश्चिम के आचार्यों में भाव दमन को अनिष्टकर माना है। हॉरेस ने पश्चिम में। और भावातिरेक को अनिष्टकर मानने की बात करेंगे तो अरस्तु था भावातिरेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? यानी मनोविश्लेषण से जुड़े हुए नहीं थे तो एडलर महोदय जुड़े हुए थे, फ्रायड भी जुड़े हुए थे, जुंग भी जुड़े हुए थे। तो सात्र जो हैं वो मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए नहीं थे। सात्र जो हैं वो मनोविश्लेषण से जुड़े हुए नहीं थे। प्रकृतिवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? तो फ्रांस में। प्रकृतिवादी आंदोलन का उदय फ्रांस में हुआ। जादुई अर्थातवाद
मैजिक रियलिज्म शब्द को सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंच रोह ने। जादुई यथार्थवाद का पहला प्रयोग फ्रेंच रोह ने करते हैं। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पश्चात आलोचक का मत है? तो कॉलरिज का मत है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? तो आई.ए. रिचर्ड्स की जो कृति है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक भी है, और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये तीनों जो है आई.ए. रिचर्ड की कृति है। कौन कौन? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। तो कृति नहीं में बात करें तो ऑप्शन का जो सी है कल्चर एंड अनार्की, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? तो प्लूटो का यह कथन है। क्या है? ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? फ्रेंच रोह ने जादुई यथार्थवाद का सबसे पहला प्रयोग किया। इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? जोसेफ एडिसन मार्क्सवादी विचार से नहीं है। जोसेफ एडिसन तो है कौन? लुकाच हैं, कॉर्डवेल हैं और रॉल्फ फॉक्स भी हैं। लुकाच, कॉर्डवेल और रॉल्फ फॉक्स मार्क्सवादी विचारक हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो प्लूटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थ, यही सत्य है। जो ऑप्शन नंबर सी है कि प्लूटो की दृष्टि आदर्शपरक थी और अरस्तु की यथार्थपरक, यह कथन सत्य है। संवेदनशीलता का असहचार्य यह अवधारणा किसकी है? तो टी.एस. इलियट की अवधारणा है। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? तो जॉर्ज लुकाच जो है वो मार्क्सवादी है। जॉर्ज लुकाच जो है उसका विचार मार्क्सवादी है। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है तो 1817 ईस्वी को। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष 1817 ईस्वी को। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? तो रैम्बलर जो है वो डॉक्टर जॉनसन की कृति है। डॉक्टर जॉनसन की कृति। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो स्पिनगार्न संबंधित है। क्लिंथ रुक्स भी संबंधित है। जॉन क्रोरेंसन भी संबंधित है। तो संबंधित नहीं में रोला बर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रोला बर्थ जो है वो समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है। अभिव्यंजनवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है तो क्रोचे महोदय। अभिव्यंजनवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं क्रोचे। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं तो अरस्तु जो हैं वो विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? टी.एस. इलियट का। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? तो टी.एस. इलियट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं तो कॉलरिज लेखक हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन 1817 ईस्वी को। पेरिप्सस के आधार पे काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तक किसने किया? काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तक लोंजाइनस है। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवैज्ञों का सहज उच्चलन है, किंतु इसके पीछे कवि को विचारनशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पश्चात सिद्धांत का है? तो वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत है। केवल याद रखिए दोस्त, मनोवेगों का सहज
उछलन, मनोवेगों का सहज उछलन की बात की जाए तो वर्ड्सवर्थ टिक लगा देना है। काव्य की प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? तो अरस्तु ने प्रकृति की अनुकृति कहा है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहा है अरस्तु। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक हैं तो I.A. रिचर्ड्स हैं प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। और अगर हम देखें I.A. रिचर्ड्स का जन्म तो 1893 ईस्वी को होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? अब कुछ रचनाएं दी गई है, इसमें मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना नहीं है, यह आपको टिक लगाना है। तो कल्चर एंड अनार्की इसकी रचना है। कल्चर एंड अनार्की मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। लिटरेचर एंड डॉगमा भी इसकी रचना है। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट भी इसकी रचना है। तो द कॉकटेल पार्टी इसकी रचना नहीं है। द कॉकटेल पार्टी इसका रचना नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं दोस्त? कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है तो साम्यवादी व्यवस्था में से राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे, यह कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। तो अब देखना है मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल कौन सा कथन आता है। तो मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वैतात्मक भौतिकवाद। यह कथन है मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं। यह भी है समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। यह चीज़ भी कहा गया है मार्क्सवादी सिद्धांत में। केवल ऑप्शन नंबर डी समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे, यह कथन असत्य है और इसमें नहीं कहा गया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? उत्तर आधुनिकता से नहीं है तो रेमंड विलियम्स जो है इसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है। उत्तर आधुनिकता से संबंध रखने वाले में जॉक देरिडा हैं, रोला बार्थ हैं और डेनियल बेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? यानी जो पुस्तक है उनमें से कौन सा I.A. रिचर्ड्स ने नहीं लिखी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये रिचर्ड्स की पुस्तक नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन में हैं सारे रिचर्ड्स की पुस्तक हैं और वह पुस्तक को देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, ये तीनों पुस्तक I.A. रिचर्ड्स की है। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? 20वीं सदी में कौन से विचारक जो थे वो मौजूद नहीं थे? तो सैमुअल टेलर जो कॉलरिज हैं वो 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, यह कथन वर्ड्सवर्थ का नहीं है। मिथक और बिंबों का प्रयोग करने का अलाव वर्ड्सवर्थ नहीं करते हैं। तो क्या क्या सही है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो ताकि ग्रामीण के लोग समझ सके। भाषा में कृत्रिमता और आतंकवाद के कवियों की देन है, यह कथन भी सत्य है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, यह भी वर्ड्स की कथन है। प्लूटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? प्लूटो के जो अनुसार है, प्लूटो का जो कहना है कि एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है, तो किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर समर्थ कवि काव्य रचना करता है। इस तरह से हम लोगों ने पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत को कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्त तो लाइक एंड शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।